यूट्यूब चैनल योर वेलकम। आज का हमारा एक नया सब्जेक्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये हर एक जुडिशरी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चाहे हायर जुडिशियल सर्विस हो, चाहे लोअर जुडिशियल सर्विस हो, एपीपी के एग्जाम हो, सभी एग्जामों में मोस्टली इसे पूछा ही जाता है। इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल का एक बहुत ही जटिल अधिनियम है। इसे समझने के लिए हमें इसे स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। इसमें स्टूडेंट को, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जिनका पहली बार कॉन्ट्रैक्ट से पाला पड़ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस एक्ट कुछ इस प्रकार के अधिनियम है जिनमें परेशानी आती ही आती है। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए, कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं पढ़ा है, जो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही आसानी से, उसके सारे कंसेप्ट, सारे उसकी लीगल जो रिक्वायरमेंट है, वो अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट को एक बहुत ही आसान सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पार्टीज को, दो पार्टीज का होना आवश्यक है सबसे पहले। ठीक, दो और दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन दो पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना ही होना है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले प्रस्ताव देखने को मिलता है। भाई, हम कोई अपनी जो इच्छा है किसी को दूसरे को बताएंगे, तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, दूसरे को अपने मन की बात बताना, फिर दूसरे से अपनी जो बात है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उस पर उसकी सहमति लेना, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि सम्मति। ठीक है। तो जैसे ही उसकी सम्मति आती है तो प्रतिग्रहण की श्रेणी में चली जाती है। जैसे ही प्रपोजल का प्रतिग्रहण होता है तो वह वचन बन जाता है, और जो वचन देने वाला है वो वचन दाता है, और जो वचन को ग्रहण करने वाला है वो वचन ग्रहीता है। साफ शब्दों से समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको हम इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो देखिए, इसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक्ट नंबर 9 है। 1872 में जब इसको अधिनियमित किया गया था, तो ये 9 नंबर का, यानी कि 9वें नंबर का अधिनियम उस 1872 में आया था। इसको, ये जो लागू किया गया था, इसको लागू करने की जो डेट है वो है 1 सितंबर 1872। ठीक, जनरल बात। इसके बाद में हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के विधिक प्रावधानों पर। कॉन्ट्रैक्ट को जनरली दो भागों में हम अध्ययन की दृष्टि से इसको डिवाइड करते हैं। पहले भाग में जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स यानी कॉन्ट्रैक्ट के हमारे समझ में आ गए तो फिर समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत ही इजी हो गया। अगर जब तक कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स आपके समझ में नहीं आए, तो फिर आपके लिए आगे जो कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट है वो भी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। उसमें भी हमेशा एम्बिगुअस बना रहेगा आपके लिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि इसका ही एक पूरक अधिनियम है, उसको भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इन सारे अधिनियमों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स को समझना होगा, जो कि धारा 1 से लेकर के धारा 75 तक समाहित है। तो हमें धारा 1 से लेकर धारा 75 तक इसमें पढ़ना होगा, और इसे हम कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एजेंसी है, बेलमेंट है, ये सब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट, हर अधिनियम की फर्स्ट सेक्शन में जनरली टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल, वो हम इसमें डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट में आप देख सकते हैं। सेकेंड, जो सेक्शन सेकेंड है, धारा 2 में परिभाषा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कुछ परिभाषा है, जैसे कि प्रस्ताव क्या होता है, प्रतिग्रहण क्या होता है, वचनदाता वचन क्या होता है, वचनदाता वचन ग्रहीता क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर आपको एक चीज देखनी है, फिलहाल उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस को समझ जाएंगे ना, उसके बाद डिस्कस करेंगे।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा इसमें प्रस्ताव। डेफिनेशन में जो सबसे नंबर 1 पर आता है वो है प्रस्ताव। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी दूसरे को संज्ञापित करता है, यानी कि उसे कम्युनिकेट करता है कि वह उस कार्य प्रवृत्ति के प्रति उस दूसरे व्यक्ति की जो सेकंड पार्टी है उससे कॉन्टेक्ट किया गया है उसकी सहमति लेना चाहता है, तो इसे कहते हैं कि वह व्यक्ति प्रस्ताव करता है। ठीक, तो देखिए इमेज के माध्यम से हम इसे समझेंगे। ए और ये बी, ठीक, ए ने प्रस्ताव दिया, ए ने क्या प्रस्ताव दिया, ए का मकान है या घर है, उसे 10 लाख रुपए की कीमत पर ए विक्रय करना चाहता है और उसने अपने विक्रय की संसूचना बी को दी कि वो 10 लाख रुपए मकान को विक्रय करना चाहता है। क्या बी उसे खरीदना चाहता है? बी ने कहा यस, वो उसे खरीदना चाहता है। तो यहां बी ने क्या किया, उस यस बोल के इसने बोला यस, वो एग्री है 10 लाख रुपए में उसके मकान को खरीदने के लिए। तो जैसे ही उसने यस बोला ना, तो ये प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो गया। जैसे ही उसकी स्वीकृति आई, प्रस्ताव का क्या हो गया, प्रतिग्रहण हो गया। ठीक, उसने उसको ग्रहण कर लिया। अब जब जैसे ही प्रस्ताव प्रतिग्रहण होता है तो फिर ये बन जाता है वचन। इसने दिया प्रस्ताव, इसने कहा यस और इसने कहा कि प्रतिग्रहण हो गया। तो प्रतिग्रहण जैसे ही प्रस्ताव होता है ये बन जाता है वचन। ठीक, ये वचन बन गया। अब फ्रेंड्स आते हैं प्रतिफल की ओर, लेकिन प्रतिफल को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी है, वो ये कि जो प्रस्ताव है और जो प्रतिग्रहण है इसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना होगा, यानी कि इसको संसूचित करना होगा। जैसे कि ए ने माना कि ए ने इसको प्रस्ताव दिया मकान बेचने का, लेकिन ए का जो प्रस्ताव था वो इसके संज्ञान में नहीं आया, वो इसकी जानकारी में नहीं आया, किसकी में, बी की जानकारी में नहीं आया। तो क्या इस प्रस्ताव की सूचना इसको ना होने के कारण क्या कहा जा सकता है कि प्रस्ताव की सूचना इसको नहीं थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें जो है प्रस्ताव कंप्लीट हो गया? नहीं, कभी नहीं होगा। प्रस्ताव और प्रतिग्रहण दोनों की संसूचना एक दूसरे को होना ही चाहिए, तभी ये आगे की यात्रा को पूरा कर पाएगा। अगर यहां पर संसूचना की कमी आ गई, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, या कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रस्ताव की संसूचना होती है, प्रतिग्रहण की संसूचना होती है, और यदि पक्षकार चाहें तो अपने प्रस्ताव और प्रतिग्रहण दोनों को रिवोक भी कर सकते हैं समय रहते। अगर समय व्यतीत हो गया और अधिकार कोई मतलब प्रतिग्रहण प्रतिसंग्रहण रिवोकेशन कब तक होगा, उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद में रिवोकेट नहीं कर सकते आप उसे। ठीक है, तो फिर कम्युनिकेशन समझ में आया। प्रस्ताव, प्रतिग्रहण, वचन। अब आते हैं प्रतिफल पर। ठीक है, प्रतिफल प्रतिफल इसका जो डी में है प्रतिफल की डेफिनेशंस। प्रतिफल क्या होता है, देखिए प्रतिफल प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर या वांछा पर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है या करेगा भविष्य में, ये तीनों पर लागू होता है। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये कभी भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो इंग्लिश लॉ है, कॉमन लॉ है, उसमें भविष्यकालीन प्रतिफल को वैध नहीं माना गया है, जबकि
उसके उल्टे भारत में भूतकालीन प्रतिफल को वैध माना गया। अब ये प्रतिफल क्या होता है उसको समझते हैं। ए ने कहा बी से कि मेरे पास मकान है, ए के पास मकान है, ठीक, बी के पास क्या है, पैसा है। ए ने 10 लाख रुपए में मकान बेचने का प्रस्ताव किसको दिया, बी को दिया। बी ने इसको क्या किया, स्वीकार किया, ठीक है। अब देखो इसमें प्रतिफल क्या होता है। ए ने 10 लाख रुपए में मकान बेचने का जो प्रस्ताव दिया है, तो बी के लिए मकान प्रतिफल हो गया, बी के लिए मकान प्रतिफल हो गया, और बी जो 10 लाख रुपए का पेमेंट करेगा वो 10 लाख रुपए पेमेंट ए के लिए प्रतिफल हो गया, मकान बी के लिए और 10 लाख रुपए ए के लिए। ये दोनों के लिए एक दूसरे के वचन जब एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम करते हैं, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, वचन जब एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम करते हैं, जब प्रतिफल बीच में आ जाता है तो वह एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसने यस बोला 10 लाख रुपए देने के लिए, इसने यस बोला, इसने मकान देने के लिए यस बोला, तो ये क्या हो गया, वचन बन गया, स्वीकृति आके वचन बन गया। अब ये वचन बन जाने के कारण अब ये एग्रीमेंट भी बन गया। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां दी गई है, जी में, एग्रीमेंट, ठीक, ये एग्रीमेंट बन गया। क्या ये आवश्यक है कि हर एक एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, बिल्कुल नहीं है। उस एग्रीमेंट को कुछ ऑब्जेक्ट फॉलो करने होंगे लॉफुली। देखिए धारा 23 में बताया गया है, ये जो एग्रीमेंट है संविदा अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 में बताया गया है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि इसका जो प्रतिफल है वह विधिक होना चाहिए, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी विधिक होना चाहिए, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कंपिटेंट पार्टीज, पार्टी भी कंपिटेंट होना चाहिए, कंपिटेंट पार्टीज, ठीक। फ्री कंसेंट्स, ये 4 चीजों को फिल करेगा कोई भी एग्रीमेंट, इन 4 चीजों को अगर फुल करता है तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट को कहां डिफाइन किया गया है, एच में। अगर मान लिया जाए ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, पार्टी कंपिटेंट नहीं है, या फ्री कंसेंट नहीं है, इनमें से कुछ एक भी अगर अब्सेंट होता है तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, अगर मान लिया जाए उसका ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है, ये कहता है कि भाई जो मकान ए ने प्रस्ताव दिया था 10 लाख रुपए में बेचने का, ये इसके साथ एक शर्त लगाता है कि बी उसका उपयोग 10 लाख रुपए भी देगा और उसका उपयोग गैम्बलिंग के लिए करवाएगा, यानी कि जुआ खेलने के लिए, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है ना ये लॉफुल नहीं है, तो फिर लॉफुल ना होने के कारण ये एग्रीमेंट क्या होगा, अवैध हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि पार्टी कंपिटेंट ना होने के कारण मान लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टी का मेजर होना आवश्यक है। मेजर की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत उसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, वह विकृत चित्त व्यक्ति ना हो, यानी कि पागल या जड़ ना हो, स्वस्थ चित्त यानी कि साउंड पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तो यदि किसी
नाबालिग के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाता है साइन, तो क्या वह एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवैध व्यक्ति के साथ किया गया एग्रीमेंट हमेशा ही प्रारंभ से ही क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? धारा 23, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगा, ठीक है। तो देखिए, जो अवैध व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया जाता है वो वॉइड एब इनिशियो, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, प्रारंभ से ही शून्य होता है। क्या शून्य जो करार है, शून्य करार का हम न्यायालय में इन्फोर्समेंट करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। शून्य करार की कुछ कैटेगरी दी गई है जो कि आगे की जो धारा है उनमें कवर किया गया है, जैसे कि अभी बताया कि विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, अवैध ना होना चाहिए, उसका जो अगर उसको अनुज्ञात किया जाए इस करार को, एग्रीमेंट को, तो वह विधि के उपबंधों को निष्फल न करना चाहिए, निष्फल नहीं होने देना चाहिए, विधि के विपरीत नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ करार दिए गए हैं, ठीक है। विवाह के अवरोधार्थ करार, विधि के अवरोधार्थ करार, जो विधि में अवरोध पैदा करते हुए ऐसे करार शून्य है, तो इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक। तो फ्रेंड्स, तो फिर वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू उन करार की होती है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। हमारी जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, वो इतनी ही बात बताती है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक करार, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है, ठीक। क्या कॉन्ट्रैक्ट जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट शून्य होता है, सॉरी एग्रीमेंट शून्य होता है, क्या उसी प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी शून्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एग्रीमेंट शून्य हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्रीमेंट ही शून्य हो गया तो भैया हमारी यात्रा तो यही रुक गई। अब अगर ये शून्य है तो आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता अगर ये शून्य है तो। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ना होकर के, यानी कि शून्य ना होकर के शून्य करणीय होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शून्य करणीय। कॉन्ट्रैक्ट शून्य करणीय होता है। अब ये शून्य करणीय का मतलब क्या होता है? देखिए, शून्य करणीय की डेफिनेशन कहां दी गई है? सॉरी, यहां ये इसमें एच में नहीं है एग्रीमेंट, इसमें वो है क्या कहते हैं, शून्य करार या वॉइड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट। यहां पर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, थैंक यू। संविदा शून्य करनी होती है और एग्रीमेंट शून्य हो सकते हैं अगर वो धारा 23 की शर्तों को फॉलो नहीं करते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, कॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं है, फ्री कंसेंट्स नहीं है, इन अवस्था में वो जो है, ठीक। तो फ्रेंड्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य करणीय संविदा वह संविदा होती है जो संविदा के पक्षकारों में से एक या अधिक जितने ही पक्षकार हो उनमें उनके विकल्प पर तो वह प्रवर्तनीय है, लेकिन संविदा की जो दूसरी पार्टी है या उसमें बहुत सी पार्टीज हैं तो उनमें से पक्षकार, उनमें से उनके विकल्प पर वह प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए, शून्य करणीय का मतलब आपको समझना है। यहां शून्य करणीय वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये ए है, ये बी है, इनके साथ में और भी हो सकते हैं पार्टीज, इसके साथ भी पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ ए और बी को लेते हैं। मान लिया जाए ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया हुआ है जो कि वॉइडेबल नेचर का है, तो वॉइडेबल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वह एक पक्षकार के
विकल्प पर जो है परिवर्तनीय है, लेकिन इसके विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है। अब एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय है और एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है। वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया भी जा सकता है पक्षकारों के सहमति के आधार पर। इसमें पक्षकारों का जो विवेक है, पक्षकारों की जो सहमति है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, प्रवर्तनीय है भी और प्रवर्तनीय नहीं भी है। इसे लागू करवाया जा भी सकता है और लागू नहीं भी करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने पुनः सब्जेक्ट पर, यानी कि प्रतिफल पर। प्रतिफल को हम समझ रहे थे, आपको समझ में आया प्रतिफल क्या होता है। प्रतिफल वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए, वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम करता है उसे हम करार कहते हैं। करार हो गया। एग्रीमेंट कब बनेगा? जब इसने वचन दिया कुछ देने का, इसने वचन दिया कुछ देने का, तो ये दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं तो बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल बहुत ही